बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। बेटा, आज से हम इलेक्शंस एक्ट 2017 की फ्री सीरीज का आगाज कर रहे हैं और ये लेक्चर जो हैं ये आपकी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स जो आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसकी तैयारी में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। इसकी बेटा हम तमाम जो डिटेल्स हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स को देखेंगे, इसके बाद उन चैप्टर्स के अंदर जो सेक्शंस मौजूद हैं, जैसा कि चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो डैट इज़ अबाउट प्रिलिमिनरी, और इसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सेंट और कमेंसमेंट के हवाले से बात की गई है। इसके बाद इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम बेटा बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये चैप्टर 2 है इसका, और इसके अंदर ये जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं इनके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलें हम आगाज करते हैं। बेटा, सबसे पहले आपने ये डेट आपने याद रखनी है, अक्टूबर 2 2017। इस डेट को जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने इसका असेंट दिया था, इस बिल की या इस एक्ट की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 के अंदर जो है प्रिलिमिनरी। इसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सेंट और कमेंसमेंट की बात करें तो इसके लिए जो शॉर्ट टाइटल रखा गया था डेट वाज इलेक्शंस एक्ट 2017, ये इसका नाम रखा गया था। इसके बाद जो इसका एक्सटेंड है ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जितना भी एरिया है उसके ऊपर ये नाफिजुल अमल है, और इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जैसे ही ये मंजूरी इसको दी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके फौरी बाद ये नाफिजुल अमल हो गया। अब बेटा हम इसके अंदर मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस मौजूद हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आलम की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर बेटा 2 बातें बताई गई हैं। एक तो एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, किसी भी जो HEC रिकॉग्नाइज इदारा है उससे 16 साल तालीम हासिल की हो, और इसके साथ 20 साल जो है वो तजर्बा होना चाहिए एज अ टीचर और एज अ रिसर्चर इन द फील्ड रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स एंड फिलासफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ के हवाले से जो है 20 साल तजर्बा भी होना चाहिए। इसके बाद बेटा हम देखते हैं बाई इलेक्शंस की जो डेफिनेशन है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है सिर्फ हम उन्हीं की बात करेंगे। बाई इलेक्शंस को हम उर्दू में ज़िमनी इलेक्शंस भी कहते हैं, और ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए किए जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रिटायर हो जाता है किसी वजह से, उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, वो फौत हो जाता है, तो उसकी जो सीट खाली हो जाती है तो उस सीट के ऊपर जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनको बाई इलेक्शंस कहते हैं। इसके बाद बेटा कोड की जब भी बात आएगी इस एक्ट के अंदर तो इस कोड का मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898। इसके बाद कमीशन का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 218 के तहत बनाया गया है। आगे हम मजीद बेटा बात करते हैं कमिश्नर का। जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो कमिश्नर से मुराद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो आर्टिकल 213 के तहत जिसको अपॉइंट किया गया, और इसी के साथ एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इससे मुराद लिया जाएगा, जो आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टिंग कैंडिडेट के हवाले से जो बात आपने याद रखनी है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो कैंडिडेट होगा जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा, जिसने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस नहीं लिए और वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ मेंबर फॉर प्रोविंशियल असेंबली और एज अ मेंबर फॉर नेशनल असेंबली। इसके बाद बेटा इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन एजेंट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन एजेंट से मुराद वो पर्सन होता है जिसको कैंडिडेट जो है वो अपने बिहाफ पे इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात करता है, तो इस पर्सन को इलेक्शन एजेंट कहते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो इलेक्टोरल एरिया से मुराद कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है, रूरल या अर्बन, जिसके अंदर हमारे पास विलेज आ सकते हैं, देहात आ सकते हैं, या शहरी आबादी आ सकती है जो मोहल्लास की सूरत में होती है, या म्यूनसिपल वार्ड्स की सूरत में होती है, या फिर सेंसिस ब्लॉक्स की सूरत में होती है, तो उस तखवीज करदा एरिया को इलेक्टोरल एरिया का नाम दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन ऑब्जर्वर से मुराद वो पर्सन होगा जिसको ऑथोराइज किया होगा कमीशन ने कि वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करे। इसके बाद इलेक्शन ऑफिशियल जो हैं इनसे मुराद वो तमाम ऑफिशियल्स होंगे जो कमीशन की तरफ से नामजद किए जाएंगे। उनके अंदर DROs आते हैं, ROs आते हैं, AROs आते हैं, और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं। ये पूरी एक चेन बनती है।
और इलेक्शन प्रोग्राम से मुराद वो दिन है जिस दिन इलेक्शन करवाया जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जो चीज मुराद ली जाएगी, इससे मुराद होगा एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स या कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ सच एसोसिएशंस जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी और अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामजद करेगी। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जिसको किसी भी पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज बनाया जाता है। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद टेक्नोक्रेट से मुराद वो पर्सन होगा जिसने एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल की होगी और वो एजुकेशन जो है वो किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन के रिकॉग्नाइज इदारे से हासिल की होगी और इसके साथ साथ जो है वो एट लीस्ट 20 ईयर्स जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का और इसके साथ साथ जो है उसकी जो एक रिकॉर्ड होना चाहिए अचीवमेंट्स का एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उस पर्सन को टेक्नोक्रेट का नाम दिया जाएगा। तो अब हम बेटा बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया प्रिलिमिनरी के हवाले से था चैप्टर 1। एक तो हमने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और उसके बाद उसकी कमेंसमेंट के हवाले से बात की और दूसरा हमने मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में हमने बात की। अब हम चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तमाम जो वजाहत है वो की गई है। सबसे पहले जो है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन के हवाले से जो सेक्शन 3 है ऑफ चैप्टर 2 ये बयान करता है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। तो बेटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका एक अपना प्रोसीजर होगा। ये एक खुद मुख्तार ऑटोनोमस ये बॉडी है और अगर इस कमीशन का कोई मेंबर जो है वो अगर एब्सेंट है या उसकी सीट अगर वेकेंट है तो ये फिर भी जो कमीशन जो है ये अपना काम करता रहेगा। इसके मेंबर्स की जो मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो इस कमीशन का फैसला माना जाएगा। लेकिन दो एक्सेप्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। अगर 4 मेंबर्स हैं और उनके अंदर जो है वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं या अगर 3 मेंबर्स हैं कमीशन के अंदर और उनकी जो राय है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो जो भी केस होगा तो जो भी मैटर होगा वो फुल कमीशन के सामने जिसके अंदर तमाम मेंबर्स मौजूद होंगे उनके सामने इसको पेश किया जाएगा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, पावर टू इशू डायरेक्शंस। तो कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकता है और उसकी जो डायरेक्शंस होंगी वो एनफोर्सेबल होंगी थ्रू आउट पाकिस्तान और शैल बी एग्जीक्यूटेड एज इट हैड बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट। और उनकी जो अथॉरिटी होगी वो सेम इसी तरह होगी जैसे हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं। इसके बाद सेक्शन 5 के बारे में जब हम देखते हैं तो असिस्टेंट्स टू द कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्टेंस के हवाले से गवर्नमेंट के तमाम इदारे, चाहे वो मरकज़ हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या इससे निचली सतह वाले जितने भी इदारे होंगे वो इस चीज़ के पाबंद होंगे कि वो इलेक्शन कमीशन को जहां ज़रूरत होगी जब ज़रूरत होगी उसको मामनत फराहम करेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर असिस्टेंस टू द कमीशन के हवाले से ये बात की गई है। इसके अंदर मजीद एक बात और ऐड की गई है कि जब इलेक्शन प्रोग्राम आ जाएगा तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होंगे वो ट्रांसफर के हवाले से उनके ऊपर पाबंदी होगी। ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शैल नॉट पोस्ट और ट्रांसफर एनी ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड इन कनेक्शन विद द इलेक्शन विदाउट प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन। इलेक्शन प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया जाएगा तो इलेक्शन प्रोग्राम को अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट का जो भी इदारा होगा वो किसी पर्सन का ट्रांसफर या उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकता अनलेस अनटिल रिटर्न के अंदर जो है वो इदारा इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करेगा और इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद उसकी पोस्टिंग या ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके बाद बेटा डेलीगेशन ऑफ पावर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कमीशन जो है वो अपनी जो पावर्स है वो अपने किसी भी ऑफिसर को जो कमीशन के अंदर काम करता हो उसको तखवीज़ कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पर अपने जो फंक्शंस हैं वो करे और जो कमीशन की जो पावर्स होंगी वो और इसके साथ साथ जो कमिश्नर हैं वो अपनी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज भी कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के हवाले से और उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो भी तय कर सकता है। इसके बाद कमिश्नर जो है वो बेंचेस तखवीज करेगा जिनके अंदर एटलीस्ट 2 और मोर मेंबर्स जो हैं वो कमीशन के इसके अंदर मौजूद होंगे टू हेयर एंड डिसाइड कंप्लेंट्स। जो पटिशनर्स की तरफ से जो भी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जाएंगी उनको ये सुनेगा और उनके बारे में ये फैसला करेगा और जो बेंच का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। और इसके अलावा जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर बेंच के दरमियान होगा तो फिर जो मैटर होगा वो फुल जो कमीशन होगा उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। इसके बाद पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी,
जब इलेक्शन का प्रोग्राम जो है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी और जो तहसील लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट होगी, वो इस बात को इंश्योर करेगी कि जो व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं या दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, उन चीज़ों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे ताकि जो इलेक्शन का जो सामान है उसकी तरसील को मुमकिन बनाया जा सके, जिनके अंदर जो है वो बैलेट बॉक्सेस होंगे जिनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ अदर इलेक्शन जो मटेरियल होगा वो भी इसके अंदर शामिल होगा। और जब इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जो फंड उसको मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन या इसके अलावा जितना भी अमला इस्तेमाल हुआ होगा उनको जो उनके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको वो पे किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर किसी की तरफ से ये एतराज़ लगाए जाते हैं कि उनका जो एक्सपेंडिचर था उससे कम उनको पेमेंट की गई है तो वो अपने जो एतराज़ात हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है वो अपने एतराज़ात प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में फिर फैसला करेगी। इसके बाद पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, ये सेक्शन 8 है चैप्टर 2 का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम जो उनके ऊपर तखवीज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और नेशन की तरफ से, वो कंडक्ट है फेयर इलेक्शंस का। ये इलेक्शन कमीशन की ये सबसे अवलीन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शंस करवाए जाएं, जनरल इलेक्शंस हो, उनका जो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का जो कंडक्ट है उसको इंश्योर करवाया जाए और इसके लिए जितना भी जो भी प्रोसेस हो, जो भी प्रोसीजर्स हो, जो भी उन्होंने वर्किंग करनी हो तो वो वर्किंग करें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि मुल्क के अंदर जो है वो फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। इसके बाद बेटा सेक्शन 9 के अंदर जो बात की गई है, पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड। किसी पोलिंग स्टेशन की तरफ से अगर ये कंप्लेन आती है कि वहां पर जो है वो माल प्रैक्टिसेस की गई हैं, ग्रेव जो है वो मिसकंडक्ट किया गया है और इस तरह की जो दूसरी वायलेशंस हैं वो की गई हैं, तो वहां पर जो है और इसके साथ साथ अगर वहां पर जो वोमेन है उनको वोटिंग से दूर रखा गया है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें और वोमेन का जो टर्न आउट था वो अगर 10% से कम आया है तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन जो है वो उस हलके का, उस कंस्टिट्यूएंसी का जो पोलिंग होगी उसको नल एंड वाइट करार दे देगी और उस हलके की जो इलेक्शन होगा वो मुलतवी करार दिया जाएगा और इसकी तरफ से जो कंप्लेन आएंगी वो इलेक्शन कमीशन जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज जो है वो उन कंप्लेंट्स के हवाले से वो फैसला करेगा। अगर पर्सन की तरफ से जो एग्रीव था अगर वो मुतमिन नहीं होता कमीशन के फैसले के ऊपर तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रिट दायर करेगा विद इन 30 डेज के उसके जो एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए। इसके बाद बेटा पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है कमीशन की वो बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है। जस्ट लाइक अंडर द कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, तो इसके अंदर जो है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो इलेक्शन प्रोग्राम जब अनाउंस हो जाएगा तो तब से लेकर इलेक्शन के कंडक्ट होने तक जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इलेक्शंस करवाने के हवाले से वो तमाम के तमाम जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनको चार्ज किया जाएगा, जो आर्टिकल 81 के अंदर इनको वाजे डिटेल के साथ जो है वो बयान किया गया है। ये सेक्शन 11 है। इसके बाद हम सेक्शन 12 के हवाले से बात करते हैं। तो जब इलेक्शन प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन्स चलाई जाएंगी जिसके अंदर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, पब्लिक अथॉरिटीज़ को एडवाइस किया जाएगा, एजुकेशनल और ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो है वो खवातीन के हवाले से, नॉन मुस्लिम्स के हवाले से और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वोमेन की जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन वाले दिन जो है उसको इंश्योर किया जाए, उसको इस चीज को मोटिवेट किया जाए। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम EMS जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाया जाए और इसके बाद जो रिजल्ट्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी इंश्योर किया जाए और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश करेगा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, RMS सिस्टम को, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वोट काउंट करने के फौरी बाद जो है वो स्नैप लेकर
रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर को वो स्नैप फौरी तौर पर सेंड करेगा अंडर सेक्शन 90। और अगर कनेक्टिविटी की वजह से ये स्नैप सेंड नहीं होती तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फिजिकली रिजल्ट्स को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, जो सब सेक्शन 18 और सेक्शन 90 के अंदर वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को बयान किया गया है। इसके बाद किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो रिजल्ट्स हैं वो रात 2 बजे तक, जिस दिन पोलिंग हुई उससे नेक्स्ट डे 2 AM तक जो है उस हल्के के रिजल्ट्स जो हैं वो पहुंच जाने चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं पहुंच पाते तो अगले दिन जो है 10 बजे मॉर्निंग में वो रिजल्ट्स जो है वो लाजमी तौर पर इलेक्शन कमीशन को वो सेंड हो जाने चाहिए। और इसके अंदर जो तमाम डाटा है, जितने जो हमारे पास फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स होंगे, इसके साथ बैलेट पेपर अकाउंट्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो आगे सेंड करेगा। इसके बाद इलेक्शन प्लान है, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले जो है इलेक्शन होने से 4 महीने पहले अपना एक एक्शन प्लान देगा, जिसके अंदर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होगा, जिसके अंदर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो उनको लिया जाएगा, इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, उनका क्या प्रोसेस होगा, इन तमाम चीज़ों को जो है वो उसके अंदर वाज़े तौर पर बयान किया जाएगा। जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो मेंशन की जाएंगी, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मेंशन किया जाएगा, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को, इसके बाद एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स के हवाले से भी वाजे किया जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो इसके अंदर मेंशन की गई हैं, जो एट लीस्ट जो है इलेक्शन कमीशन 4 मंथ्स पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक्शन प्लान जो है वो पब्लिश करेगा। इसके बाद कंप्लेंट्स के वाले से हम बात करते हैं। तो जब इलेक्शन प्लान आ जाएगा तो कंप्लेंट्स को रिसीव किया जाएगा, विद इन 7 डेज जो है वो कंप्लेंट्स को वसूल किया जाएगा। किसी भी जो एक्शन प्लान है उसके हवाले से जो भी कंप्लेन होगी उसको एंटरटेन किया जाएगा और कमीशन जो है वो विद इन 30 डेज जो है वो उन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेगा और इस हवाले से जो है तमाम एतराज़ात को दूर किया जाएगा। इसके बाद कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, हर कैलेंडर ईयर के इख्तिताम पर जो है उसके इख्तिताम होने के 90 डेज के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि उसने जो साल गुजर गया उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, और इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी वो कॉपी सेंड की जाएगी। और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 60 डेज के अंदर अंदर जो है आफ्टर द रेसिपिएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट कमीशन से वसूल होने के बाद जो है वो 60 डेज के अंदर अंदर उस रिपोर्ट को मजलिस शुरा के अंदर और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर उसको पेश किया जाएगा। और जैसे ही रिपोर्ट जो है वो पेश हो जाएगी तो उसके बाद जो है कमीशन उस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस किया, उसके अंदर हम चैप्टर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें।